जय हिंद एवरीवन और आपका स्वागत है ऑप सेंटर में। आज हम बात करेंगे इंडिया रशिया स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट और SU-57 फाइटर जेट के बारे में जो डिबेट चल रही है उसके बारे में। इस प्रेजेंटेशन में लॉजिस्टिक्स, पैक्ट्स, डिफेंस कोऑपरेशन और जियोपॉलिटिक्स को अपन सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला इसका कंटेक्स्ट समझते हैं। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया के 2 दिन के विजिट पर आए हुए हैं और यहाँ वो पीएम मोदी के साथ 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट जो होती है इसको को चेयर कर रहे हैं। उनका ये पहला विजिट है 2021 के बाद और ये विजिट हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और स्ट्रांग बनाता है। इस विजिट के कुछ मेजर फोकस एरियाज हैं जिसमें शामिल है डिफेंस कोऑपरेशन, जैसे S400 के बारे में जो बात हो रही है कि एडिशनल बैटरीज जो है हमें S400 की खरीदनी चाहिए और साथ ही साथ SU-57 ही सबसे ज़्यादा अभी चर्चा में है कि SU-57 भी हमें क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इसके साथ इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, सिविल न्यूक्लियर कोलैबोरेशन और लेबर मोबिलिटी, इन सारी चीज़ों पर भी बात की जा रही है। अब इसमें ये जो नाम आपको ये देख पा रहे हो आप, ये कुदानकुलम, ये इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो ओवरऑल इंडिया अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को इधर स्ट्रेंथन कर रहा है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में, जहाँ पे मतलब क्या होता है ना, इसमें कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रहता है, कोई भी दोस्त या दुश्मन या परमानेंट फ्रेंड या परमानेंट एनिमी वाला सीन नहीं रहता इंटरनेशनल रिलेशन में। अपने अपने इंटरेस्ट के बेस पे लोग अपने अलाइनमेंट्स जो हैं, अपनी जो क्या कह सकते हैं कि अपने एलाइज बदलते रहते हैं। अब इसमें हमें जो की एग्रीमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, जो हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा है रेलॉस। रेलॉस को वैसे ही स्टेट डूमा जो है रशिया का, उसने इसको रेक्टिफाई किया है और रेलॉस ये कहता है कि यार दोनों कंट्रीज़ की जो मिलिट्रीज हैं ये एक दूसरे के पोर्ट्स और बेसेस जो हैं वो यूज़ कर सकती हैं। रेलॉस का फुल फॉर्म होता है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। इसी के साथ एक 2030 तक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का रोड मैप भी बनेगा और 10 से ज़्यादा इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स और 15 से ज़्यादा कमर्शियल MOUs साइन होंगे। अब इसकी यूनिक क्या बात है कि ये जो हमने पैक्ट साइन करा है और इंडिया जो इस तरह के ये अप्रोच लेके जो चलता है मल्टीपोलर, तो ये क्या है, इसमें यूनिक चीज़ क्या है? इंडिया एक डिस्टिंक्टिव पोजीशन में है क्योंकि हमारे पास ना यूएस के साथ भी लॉजिस्टिक पैक्ट है जो 2016 में हमने साइन करा था, जिसका नाम है लेमुआ, और अब रशिया के साथ भी रेलॉस हमने साइन कर लिया है। इसके अलावा हमारे कुछ अदर पार्टनर्स भी हैं, जैसे जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ्रांस हो गया, सिंगापुर जैसी कंट्रीज़ के साथ भी हमारे सिमिलर तरह के एग्रीमेंट्स हैं। अब ये कंट्रीज़ हैं, ये कंट्रीज़ मतलब छोटी कंट्रीज़ हैं इन दोनों कंट्रीज़ के मुकाबले, यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के मुकाबले। और आप ये सोचिए कि इंडिया मेरे ख्याल से एक ऐसी कंट्री है जो 2 सुपर पावर्स के साथ इस तरह का जो लॉजिस्टिक का जो पैक्ट है उसने साइन करके रखा है और ये दोनों राइवल हैं आपस में। ठीक है, जैसे भी हमने बात करी कि इंडिया एक रेयर कंट्री है जो राइवल ब्लॉक जैसे यूएस और रशिया दोनों के साथ में काम कर रहा है और ये हमारी मल्टी वेक्टर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को बहुत अच्छे से हाईलाइट करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे द डिबेट ऑफ SU-57। अब की क्वेश्चन जो निकल के आता है वो ये आता है कि अगर हम SU-57 खरीदते हैं तो इससे जो हमारा इंडिजिनियस प्रोजेक्ट है एम का, ये कुछ अफेक्ट होगा क्या? तो ये भी देख लेते हैं। एक आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि SU-57 एमका को अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि SU-57 एक गैप फिलर की तरह काम करेगा जब तक एमका डेवलप हो रहा है। वैसे काफ़ी टाइम लग गया है एमका में और अभी और टाइम लगेगा। तो SU-57 आपके पास अभी रफ़ाएल हैं जो कि 4.5 जनरेशन के हैं, फिर आपके पास अभी सुखोईज हैं, इसकी भी कुछ मेरे ख्याल से कोई डील सुखोई M30 MKIs को भी कुछ अच्छा उसका एडवांस वर्जन बनाएंगे, कुछ करेंगे। लेकिन आपको जो ज़रूरत है ना एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की, वो अभी आपके पास पूरी नहीं हो पा रही। आपके पास 4.5 है और जब तक आप 5th पे काम करोगे जो आपका एम का है, इसमें लग रहा है काफ़ी टाइम। तो अगर अभी आप SU-57 की कुछ स्क्वाड्रन्स खरीद के रख सकते हो तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी, एक गैप फिलर का काम हो जाएगा। ठीक है, इंडिया की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो है अभी करेंटली कम है, सो SU-57 अर्जेंट रिक्वायरमेंट पूरा कर देगा।
रशिया से टीओटी अगर मिलता है, टीओटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो अगर टीओटी मिलता है तो उसके साथ एवियोनिक्स और इंजन टेक को भी, एवियोनिक्स में भी और इंजन टेक में भी इसका बेनिफिट मिलेगा। और एमका का जो प्रोडक्शन है एक सेपरेट एसपीवी करेगा, तो डायरेक्टली ये चीज़ें ओवरलैप नहीं होंगी जहां तक है। इसका एक दूसरा आर्ग्यूमेंट भी है। दूसरा आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा कॉशन देने वाला है कि SU-57 का जो कॉस्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, जो एमका के R&D फंड्स को डाइवर्ट कर सकता है या कुछ हद तक थोड़ा सा इफेक्ट भी कर सकता है। FGFA प्रोजेक्ट जो होता है ना, ये आप थोड़ा सा सर्च करके बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज FGFA। ठीक है, तो FGFA प्रोजेक्ट में भी पहले भी ये इस तरह के इश्यूज रहे हैं। रिस्क ये है कि इंडिया आउटडेटेड टेक में इन्वेस्ट कर दे, और HAL और DRDO का बैंडविड्थ भी इफेक्ट हो सकता है इससे। लोगों का ये भी कहना है कि SU-57 की जो स्टेल्थ है ना, ये US लेवल के नहीं है। ठीक है, मान सकते हैं, क्योंकि US के पास जो F-35 है, उसका जो मटेरियल है वो बहुत ही सैक्रेड है उनके पास, बहुत, मतलब वो बात हम मानते हैं कि स्टेल्थ में अमेरिकन जो इक्विपमेंट है, वेपनरी सिस्टम है या प्लेटफॉर्म्स है, उनका कोई तोड़ नहीं है, ये हम मानते हैं। F-35 भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट यहाँ पे दिक्कत सिर्फ, यहाँ पे पॉइंट सिर्फ अच्छे और बुरे का नहीं है ना, कि कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। यहाँ पे ये है कि अगर आप SU-57 कोई बहुत बुरा प्लेटफॉर्म भी नहीं है F-35 के सामने। स्टेल्थ के मामले में हम मान सकते हैं कि थोड़ा है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा है SU-57। बट क्या होता है ना, अगर आप किसी कंट्री से डील कर रहे हो, तो उसके साथ ना एक दोनों कंट्री की जो सॉवेरेनिटी होती है ना, उस डील को लेके जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। बीते दिनों में हमने जो यूएस की तरफ से प्रेशर देखा F-35 को लेके, साथ ही साथ जो जिस टोन में ये बात करते हैं, और कोई भरोसा नहीं है भाई यूएस वालों का, कि इनका मूड करे तो इन्होंने कोर्स, ये अपना सोर्स कोड नहीं दिया, या आपके, मतलब उसमें ना आपको कंप्लीट फ्रीडम नहीं है, आपके फाइटर जेट्स लॉक कर दिए, तो ये वाली सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक रिस्क ये भी है कि कहीं इंडिया आउटडेटेड टेक्नोलॉजी जो है SU-57 की, जैसा लोगों का कहना है, कि उसमें कहीं इन्वेस्ट ना कर दें। ठीक है, अब लाइकली सिनेरियो क्या हो सकता है? मोस्ट लाइकली इंडिया लिमिटेड SU-57 स्क्वाड्रन जो है, जैसे 2 या 3, इसको ले सकता है। ये चाइना के J-20 और पाकिस्तान के J-35 के अगेंस्ट जो कैपेबिलिटीज है, उस कैपेबिलिटी का जो गैप है उसको फिल कर देगा। लॉन्ग टर्म में एमका ही इंडिया का फ्लैगशिप एरोस्पेस प्रोजेक्ट बनेगा, ये बात पक्की है, लेकिन वही है कि एमका में टाइम काफ़ी लग रहा है। हम्म अब यूएस का रिएक्शन क्या हो सकता है इस डील पे, अगर ये डील होती है तो? अगर इंडिया SU-57 ले लेता है ना, तो यूएस का रिस्पॉन्स नेगेटिव ही होगा, पहली बात तो। ठीक है, कैट्सा सैंक्शंस का प्रेशर आ सकता है, यूएस को कंसर्न रहेगा कि इंटर ऑपरेबिलिटी अफेक्ट होगी, और रशिया की वॉर इकोनॉमी इनडायरेक्टली सपोर्ट होगी, मतलब उनको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन चाइना का फैक्टर भी है कि भाई इस साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में, या अब तो पूरे वर्ल्ड में ही, चाइना एक ऐसा पावर बन के उभर रहा है, तो अब इस रीजन में रशिया तो काउंटर करेगा नहीं चाइना को, तो यूएस को इंडिया को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ताकि इंडिया एक ऑप्शन की तरह या एक फेस की तरह सामने रहे, अगर चाइना को उसे काउंटर करना हो तो। व्हाट द यूएस में डू, क्या कर सकता है भाई यूएस? यूएस बिहाइंड द सीन्स प्रेशर बढ़ा सकता है, इंसेंटिव ऑफर कर सकता है, लिमिटेड सैंक्शन अप्लाई कर सकता है, जैसे अभी उसने करी थी और ये बात करी थी कि इंडिया एंड रशिया कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर, है ना, ये सारे सब उसने स्टेटमेंट दिए थे। तो इस तरह का चीज़ें ये कर सकता है। बेसिकली खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये एक हिंदी की कहावत है। वो यही है कि अब कुछ करने को बचा नहीं है, तो यही सारी चीज़ें करेगा, बोलेगा, बयान देगा उल्टे सीधे, यही कर सकता है। लेकिन रिलेशंस को डैमेज नहीं कर सकता वो इंडिया के साथ, मतलब अभी भी जैसे जो हमने 10 साल की जो स्ट्रैटेजिक एक डेवलप डिफेंस को लेके जो हमने डील साइन करी, या और डेवलपमेंट्स को लेके डील साइन करी, तो इसको पता है कि कितना भी ऐसे भड़क जाए, कुछ कर जाए, लेकिन जो अपने रिलेशन है ना वो इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म में वो खराब नहीं कर सकता यूएस। इंडिया का स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग, इंडिया का जो इंडिया की क्या मतलब स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग का रहेगी, तो उसका अप्रोच यही है कि सिंपल अलाइनमेंट नहीं है, बैलेंस है भाई। हम हमारे जो इंटरेस्ट हैं उसके हिसाब से चीज़ें देखेंगे, करेंगे। इंडिया मल्टी पावर ब्लॉक के साथ रिलेशंस मेंटेन करता है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्योरली नेशनल इंटरेस्ट पर बेस्ड है, और SU-57 जो है वो अर्जेंट ऑपरेशनल नीड है, तो ये जो SU-57 है इस नीड को कवर कर लेगा।
साथ ही एमका की लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी को भी ये बढ़ा देगा। बात करें कंक्लूजन की, तो भाई कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि इंडिया कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजिक लैंडस्केप नेविगेट कर रहा है। रशिया के रिलेशंस, यूएस की एक्सपेक्टेशंस और अपना इंडिजिनियस डिफेंस एम्बिशन, तीनों को एक साथ बैलेंस करना पड़ेगा हमें। SU-57 डील यूजफुल हो सकती है, बट एमका को डिरेल नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया का कोर पिलर है। अगेन वही बात कि हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं, हम पूरी तरह इंडिपेंडेंट हैं अपने डिसीजंस लेने के लिए, सॉवरेन हैं अपने डिसीजंस लेने के लिए, अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजंस लेने के लिए। तो ये था हमारा वीडियो। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा वीडियो, अपने सजेशंस ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ऑफ सेंटर। थैंक यू, जय हिंद।